नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, रंगकर्मियों एवं देवियों और सज्जनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हिंदी और उर्दू के ऐसे महान कथाकार को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने के लिए, जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। हम बात कर रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने, उनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में, एक छोटा सा गांव है, वहाँ हुआ और वहीं से उन्होंने हिंदी और उर्दू को अपनी लेखनी में शामिल किया। चाहे वो गबन, गोदान, फूस की रात, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, उनकी तमाम ऐसी रचनाएं हैं जिनमें उन्हें वास्तविकता को उन्होंने अपनी लेखनी में प्रस्तुत किया है। तो इसी कड़ी में आज हम ड्रीम ड्रामा आर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनकी लिखित रचना बड़े भाई साहब का एक नाट्य रूपांतरण। तो नाटक शुरू हो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अपने मोबाइल फोन्स और साइलेंट पर डाल दीजिए ताकि आपको नाटक देखने में और हमारे कलाकारों को नाटक करने में, प्रस्तुत करने में कोई व्यवधान ना हो। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी? और आपके ऑप्शन दे रहे हैं: ए सर्विसेज, बी आंध्रा, सी महाराष्ट्र, डी घोड़े की दूध पे तुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम। अभी आपने जिन्हें देखा, मेरे बड़े भाई साहब, कौन बनेगा करोड़पति के सबसे बड़े फैन यही है। भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े और केवल 3 क्लास आगे। अच्छा, इन्होंने भी उसी उम्र से पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया, लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भवन की बुनियाद, जो शिक्षा की बुनियाद है, उसे खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलिशान महल 1 साल का काम 2 साल में करते थे, और कभी कभी तो इन्हें 3 साल भी लग जाते। अच्छा, इनका मानना था कि अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाएगा। छोटा भाई, मेरी उम्र 9 साल और 14 साल की। इन्हें मेरी देख रेख और निगरानी करने का पूरा जन्म और सिद्ध अधिकार था, और भाई मेरी शालीनता भी इसी में थी कि इनके हुक्म को मानूं। अच्छा, स्वभाव से बड़ी अध्ययनशील, हर दम किताबें खोले बैठे रहते, कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, और कभी कभी तो एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे, और कभी तो एक ही शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षर से नकल करते, और कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई सामने। एक बार मैंने इनकी कॉपी पर एक इबारत लिखी थी, अमीना स्पेशल, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक पढ़ता था। हाँ, फिर इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। इस प्रकार
मैंने चेष्टा की कि इस पहले का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। और भाई साहब से पूछने का साहस ना हुआ, क्योंकि वो 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। और मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मानो पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलता और मैदान में आ जाता। कभी कंकड़ियां उड़ाता, तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता। और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, चारदीवारी पर चढ़कर कूद रहे हैं, फाटक को आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण टूट जाते। इनका पहला सवाल होता था, कहां थे? कहां थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता। मेरे पास इसका जवाब केवल मौत। न जाने बात मेरे मुंह से क्यों ना निकलती थी, अरे भाई यार बाहर ही तो खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई दूसरा इलाज ना था कि रोष और स्नेह में मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं। कहां पे निकाला? एक हिंदी अनुवाद में लिखो और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। कोई समस्या हो तो? भाई साहब, पुलिस के आने से पहले ही चोर क्यों भाग जाते हैं? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे सारी जिंदगी पढ़ते रहो, एक अक्षर ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ जाए। वरना ये कह रहा तो तू कह, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ही फिर आती है। और आती क्या कहने को आ जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कितने घोंघा हो। अरे मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं तो बड़ी मेहनत करता हूं, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेरे तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कहीं देखने जाते देखा है? अरे रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं बैठता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। लेकिन उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। तो तुम कैसे ये आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त कमाकर पास हो जाते? अरे मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तो उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। और इसी तरह उम्मीदवारी ना, जाओ घर चले जाओ, मधु से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
आपकी यथार्थ सुंदर, मैं आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, यथार्थ कौन से? और भाई साहब उपदेश की कला में ऐसे निपुण थे जैसे इन्होंने पीएचडी कर रखी हो। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मैं हिम्मत हार जाता। इस तरह जी जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मेरे में नहीं है। और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे मुद्दे से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? हमें बुद्धू ही सही, बेवकूफ ही सही, घोंगा ही सही, लेकिन नहीं होती मुझसे पढ़ाई वढ़ाई। काम करता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ, कह दूंगा भाई साहब से घर चला जाऊंगा, मुझसे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई। लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आज से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालूंगा। लेकिन बिना पहले से कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए किसी काम की शुरुआत कैसे करूं? टाइम टेबल में खेल कूद के लिए टाइम होता ही नहीं। हाँ लगता था उठना 6 बजे मुंह हाथ को नाश्ता पढ़ने बैठा, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक पढ़े, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आता। हाँ 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलता ना, और 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके फिर पढ़ने बैठ जाना, और 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, और फिर विश्राम। मगर कनेक्ट अगेन सून। टाइम टेबल बना लेना एक बार, उस पर चलना यानी अमल करना दूसरी। पहले ही दिन से टाइम टेबल की ऐसी की तैसी होना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी को दांव और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती थी। और यहाँ आती मैं सब कुछ भूल जाता, को जानलेवा टाइम टेबल को आंख खोल पुस्तकें किसी की याद ना रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके सहारे से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। अरे कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि भाई साहब को मारना, उनकी निगाह मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। उसी प्रकार लाख डांट खाने के बावजूद भी मैं खेल कूद को नहीं लगा। सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास का अंतर है। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथ लूं, क्यों महाराज कहा भी आपकी वो घोर तपस्या? अब मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, क्लास में फर्स्ट भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे इनसे दिली हमदर्दी हुई और इनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार। अब मुझे लज्जा इस पर जान हुआ। हाँ मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। भाई साहब को बोलो, अब मुझको ना
आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, क्योंकि दिल मजबूत था कि अगर भाई साहब ने मेरी अजियत की तो साफ कर दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मुझे देखिए के छोटे पास हो गया, लेकिन जुबान से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरा रंग ढंग से दाब जाहिर था कि भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं है। अच्छा, भाई साहब की सहन बुद्धि बड़ी तीव्र है, इन्होंने इस बात को भाप लिया और एक दिन मैंने सुबह का सारा समय क्रिकेट की भेंट करके जब भीख भोजन के समय लौटा तो मानो इन्होंने तलवार पीछे वो मुझे टूट पड़ी। अरे भाई साहब आ गया, कुछ ठंडा पानी भी? अरे थक गए हो गए, बैठो बैठो बैठो। क्या सेवा की है? देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड बड़े बड़े का नहीं रहा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चेहरे से तुमने क्या देख लिया? या यूं ही पढ़ गए? सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असली चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण, अरे रावण भूमंडल का स्वामी था, भूमंडल का स्वामी। ऐसे राजाओं को क्या कहते हैं बताओ? ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। संसार के सभी महल उसे कर देते थे टैक्स, और आग और पानी के देवता उसकी गुलामी करते थे। बड़े बड़े देवता उसके दास थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? कोई से एक चुटू पानी देने वाला नहीं आता। आदमी जो चाहे कुकर्म कर ले, अभिमान ना करे, इधर आए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शाहरुख का हाल भी पड़े होगा। अरे उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में हुआ ये कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। तो शैतान को भी एक बार अहंकार हुआ, भीख मांग मांग कर मर गया। और तुमने अभी एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर कर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। और ये समझो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगी। तो बटेर सिर्फ एक बार हाथ लगा, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे के खेल में भी अंधा चोट शामिल लग जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशान खाली नहीं है। और मेरे से नोट पढ़ना, जब मेरी क्लास में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिश का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। आटा हेनरी को कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, तो ये सब याद कर लेना आसान समझते हो? अरे हेनरी 7 देने की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दिया तो सारे नंबर क्या है, सब बचे। सीट पर भी ना मिलेगा हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम कोलियो चार्ल्स। दिमाग का चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। और इन अभावों को तो नाम भी ना जुड़ते। अरे एक ही नाम के पीछे 2 3 4 5 लगाते चले गए। भाई मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, 10 लाख। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। तुझे अगर आजा वाले दिया तो सारे नंबर काट दिए। कोई निर्दयी मुंदहीनों से आखिर ये क्यों नहीं पूछता कि आखिर आ बा जाओ आ छा बा में क्या फर्क है?
और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का फोन क्यों करते हो? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी, इसमें क्या है? लेकिन नहीं, अरे इन परीक्षकों को क्या करना, तो वही देखते हैं पुस्तक में लिखा चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रट छोड़ा। तो मेरे फेल होने पर ना जाओ। अरे कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, तो 4 पन्नों से कम ना। अब आप कॉपी खोलिए, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। अरे इससे हमारे जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का हम पर स्नेह होने लगता है, हमारे कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात के लिए 4 पन्ने, जो बात 1 पन्ने में लिखी जा सकती उस पर 4 पन्ने लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं कि व्यर्थ में किसी बात को ठोक दिया। मैं तो चाहता हूं कि आदमी को जो कुछ भी कहना हो झटपट कह दे और अपनी राह ले, लेकिन आपको 4 पन्ने रहने पड़ेंगे और पन्ने भी पूरे पुलिस के आकार के। कोई छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो क्या? इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधा लंब से दुगना हो। अब पूछिएगा इसका प्रयोजन? भाई दुगना हो या चौगुना या आधा ही, मेरी बला से। लेकिन नहीं, आपको अगर परीक्षा में पास होना है ना तो ये सारे परापत्तें याद करनी पड़ेंगी। तो लाला जब मेरी क्लास में आओगे ना तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं आटे और दाल का भाव मालूम होगा। साल पास हो गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। मुझे दुनिया और जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मेरी बात को गिरह बांधो वरना पछताओगे। खाना बना के रख दिया, खा लेना। कोई बात समझ नहीं तो ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त। भोजन भोजन तो मुझे आज निस्वाद सा लग रहा। बेस्वाद। जब पास होने पर इतनी डांट पड़ रही है, अगर फेल हो गया तो मेरे प्राण ही ले लिए जाएंगे। और भाई साहब ने जो अपनी कक्षा की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा था, यार उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार होने पर भी पुस्तकों में मेरी आरुचि ज्यों की त्यों बन गई। हाँ, खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से न लेता। एक बात था, मैं पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। अब अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस पैदा किया था, भाई सामने उसकी ऐसी की तैसी, और फिर वही चोरों का सा जीवन कटने लगा। अच्छा, फिर सारा का इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। मैं फिर पास हो गया। और हाँ भाई साहब,
भाई साहब मेरे फेल हो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत ना की और ना जाने कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। भाई मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाहिए। रात 10 बजे तक की था, सुबह 4 बजे से उठकर 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुझसे कहा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, विद्यार्थी है ना, घर में जाए खुद देखोगे। मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो मेरे पास ही बैठे थे, रोने लगे। इन्हें देखकर मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आज भी हो गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद इन्हें इतना दुख ना होता। लेकिन विधि का विधान कौन टाले। अच्छा, मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया, सिर्फ एक। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं इनके बराबर आ जाऊंगा। फिर इस आधार पर ये मेरी अजियत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला। अरे आखिर मेरे भले के लिए तो डांटते हैं। हाँ, मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, और शायद इनके उपदेशों का यह असर है कि मैं धनाधन पास होता जा रहा हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। और तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ। भाई साहब आप सचमुच बहुत कुछ नरम पड़ गए। देखा ना आपने, अरे कई बार तो मुझे डांटने का अवसर पाकर भी भाई साहब ने धीरज से काम लिया। भाई साहब वो भी धीरज से। शायद वो समझने लगे थे कि उन्हें मुझे डांटने का हक नहीं रहा। यार हक बहुत कम मेरी स्वच्छंदता पड़ी और मैं भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। और मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर पर बात है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करता था, अब वो भी बंद हो गया। मुझे एक नया शौक पैदा हो गया, नया शौक, पतंगबाजी का शौक। अब सारा दिन पतंगबाजी की भीड़ होता था। माचा देना, कंधे बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती। भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका लिहाज और सम्मान मेरी नजरों से कम हो गया। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चाहिए। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़े चल रहा है। किसी को अपने आगे पीछे की कुछ खबर न थी। मानो सब आकाश में उस पतंग के साथ उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल था, न मोटर कारें, न ड्रम, न गाड़ियां। सहसा वही मेरे भाई साहब से मुठभेड़ हुई जो बाजार से लौट रहे थे। ओए हट ना मेरी, हट हट हट, मुझे दिखाई नहीं देता है। अबे
इधर देखो, तुम चलो घर चलो, बताता हूं तुम्हें। तुम्हें बाजारी लोगों के साथ 2 पैसे की पतंग के लिए दौड़ते शर्म नहीं आती? तो तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि तुम नीची जमात में नहीं हो? बल्कि 8वीं क्लास में आ गए और मुझसे सिर्फ 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ध्यान रखता है। अरे एक जमाना था जब लोग 8वीं क्लास पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट। अरे कई 8वीं क्लास पास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं और बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। तुम उसी 8वीं क्लास में आकर इन बाजारी लोगों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी धमक यही पे तो तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो ज़हन किस काम का तो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने मन में समझते हो मैं भाई साहब से मैं जी 1 दर्जा नीचे रह गया हूं और उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है ना, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अरे चाहे तुम MA, BA, DLD क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं क्लास से आगे नहीं। हम लोग दुनिया की सारी विद्या पढ़ लेते, लेकिन अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए कि उन्हें दुनिया और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। और अमेरिका में कैसी राज व्यवस्था है, आज में हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, तो ये सब बातें उन्हें ना मालूम, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। तो भगवान करे अगर आज मैं बीमार हो गया तो तुम्हारे हाथ पांव बोल जाएंगे, दादा को फोन करने की सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर दादा हो, किसी फोन करें ना बतावा सुना, सबसे पहले मर्ज पहचान कर उसको खुद इलाज किया, मैं सफल ना हुई फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम और तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे करें। जो कुछ दादा भेजते हैं उससे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितने में हम और तुम खर्च कर रहे हैं ना, उसके आदमी दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग बड़ी इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है। हम सब मिलाकर 9 लोग। अपने हेडमास्टर साहब को देखो, MA है कि नहीं है, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। अरे पहले घर का इंतजाम खुद करते थे तो खर्च पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ ने घर का प्रबंध हाथ में संभाला, मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाई साहब ये विद्युत दिमाग से निकाल डालो कि तुम्हें समीप आ गए और स्वतंत्र। मेरे देखते तुम बेराना चल पाओगे। अगर तुम ऐसे नहीं माने तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता
बातें जहर लग रही होंगी। हाँ, क्या हुआ? अरे बोलो भी। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है। देखो, मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रहता है। मैं पसंद बुलाने को मना नहीं करता, अरे मेरा जी बिल्कुल चाहता है, लेकिन अगर खुद बेगाम चलूंगा तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सर पर है ना। फटाफट मुंह हाथ धो, साथ में खाना खाएंगे। भाई, भाई एक ऐसा शब्द है जो हम किसी भी अनजान व्यक्ति से बोल देते हैं। इसमें प्यार और स्नेह झलकता है, और वहीं पे आपके अपने बड़े भाई साहबों को प्यार और स्नेह के साथ साथ जिम्मेदारी भी अपनानी है। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, और आज सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुझे डांटने कहा गया, डांटने कहा गया, मुझे डांटने मारने कहा गया। नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी कहते हैं सब सच है, और आपको कहने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, नमस्कार, ये था हमारा नाटक बड़े भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अब यहाँ पर मैं जो भी कैरेक्टर्स थे मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। बड़े भाई साहब के रोल में थे मृत्युंजय शुक्ला, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। छोटे भाई के रोल में थे सुदेश कंगवाल। बाकी जो भी चाहिए सारे लोग नाटक होने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, है ना? नाटक हो जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये था हमारा नाटक और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये पता चले कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब होने वाला है या नेक्स्ट वर्कशॉप कब होगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम होगा तो आप लोगों को हम इधर आ देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।